नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम हिंदू टीवी और चर्चाएं खास में हमेशा की तरह एक बार फिर से हमारे साथ हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के एडिटर इन चीफ इरविन खन्ना जी। उनका स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध की। एक डरावनी तस्वीर पूरे विश्व के सामने इस युद्ध के बाद आई है। करीब 3000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि हमास ने इजरायली नागरिकों को काफी हद तक बंदी बनाया हुआ है। तो जो सारी परिस्थिति उभरी है इस युद्ध के बाद, बड़ी बात यह है कि देश जो है आपस में इस युद्ध को लेकर बंटते हुए नजर आ रहे हैं। तो परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको पहले इसकी युद्ध के पृष्ठभूमि में जाए हम। यहूदी धर्म आज से 3000 साल पहले स्थापित हुआ और उनके पैगंबर अब्राहम ने स्थापित किया। जो अब्राहम तीनों के लिए पूजनीय है, ईसाई भी मानते हैं, इस्लाम भी मानता है, और ये यरूशलेम से ही शुरू हुआ। और अब्राहम के पोते थे याकूब, उनके आगे बच्चों ने जो कबीले बने उनको मिला के इजराइल की स्थापना की। उनका दूसरा अपना नाम भी इजराइल था। तो ये यहूदी धर्म जो है वो ईसाई और इस्लाम से पहले का यरूशलेम में है। और इनका जो पतन हुआ वो हुआ रोमन साम्राज्य के आने के बाद। रोमन साम्राज्य ने जब इन पे फतेह की, विजय की, तो इशारे तितर सारी दुनिया में फिक्र के। और फिर ये इजराइल का जो सपना देखा वो तब आया जब प्रथम विश्व युद्ध 1915 में ओमन साम्राज्य था। अंग्रेजों के साथ यहूदियों ने एक एग्रीमेंट किया कि अगर आप इस युद्ध में जीतते हैं तो यरूशलेम में हमें जगह राज्य दे दें। तो अंग्रेज़ों ने उस समय कहा कि हाँ, अगर हम ये जीत जाते हैं तो हम आपको वहाँ पे यरूशलेम के आसपास एक इजराइल देश बना कर दे देंगे। तो उसके बाद जो सारी दुनिया के यहूदी थे उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे अपनी जगह खरीदनी शुरू कर दी, रहना शुरू कर दिया, आगे बस गए। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ समझौता आपस में इनका। दूसरे विश्व युद्ध में जाके जब यहूदियों का नरसंहार हिटलर ने किया तो तब दुनिया के सामने आया कि 7-8 लाख यहूदी मारे गए हैं। तो एक सिम्पथी वे में उस समय ये चीज़ को माना गया कि फिलिस्तीनी को उस समय बांट के ये आधा इधर कर दें, आधा उधर कर दें, और बीच में 2-3% जो यरूशलेम का है वो अंतर्राष्ट्रीय शहर बन जाए, जिसमें ईसाई भी आ जाए, मुस्लिम भी आए और सारे आए। और वो डिवीजन हो गई। लेकिन फिलिस्तीनियों ने ये डिवीजन नहीं मांगी और उसके आगे जो लड़ाई चली उसमें आतंकवादी इधर ये आ गया हमास, और लेबनान में हिजबुल्लाह आ गए। दोनों इन्होंने जो उसका अस्तित्व भी इजराइल का नहीं मानने के स्वीकार। तो ये एक तरह से आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो हमास ने किया वो एक अमानवीय एक्ट था। बिल्कुल। अब उस प्रतिशोध में जो इजराइल का रिएक्शन है, आप उसके आज जो वहाँ पे जो गाजा है उसमें 20 लाख के करीब लोग रहते हैं। मैं समझता 20 लाख लोगों का जीवन ही नरकीय हो गया, उनका जीवन ही दांव पे लग गया। जो पहले वहाँ पे सैकड़े या हजारों के इजराइल में होते, यहाँ पे लाखों बेघर हो गए। उतने ही तादाद में, मतलब हजारों की तादाद में मारे भी जा रहे हैं। और अभी तो आज या कल में वो जमीनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। और जमीनी लड़ाई में जब आमने सामने जब लड़ेंगे तो फिर वो कितना होगा वो समझ से बाहर है। अब जो मुश्किल ये है इसमें, इस युद्ध की, कि जो हमास के सपोर्ट में आ रहे हैं वो मुस्लिम देश आ रहे हैं, और उधर यूरोपियन यूनियन आ रही है, अमेरिका आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, जो बड़े देश हैं, और इजराइल के साथ आ रहे हैं। अब जो धर्म के नाम पर हमास का समर्थन दे रहे हैं, ये अपने आप एक दुविधा वाली बात है। क्योंकि आतंक को आप सपोर्ट करेंगे तो फिर धर्म के नाम पे आप कल को किसी जगह भी, कहाँ पे भी, जबकि सच्चाई है कि आतंकी का मानते कोई धर्म नहीं होता, और धर्म तो वैसे भी बांटना कभी सिखाता ही नहीं। लेकर ये जो गलत है, पर इस समय जो स्थिति है वो बड़ी दर्दनाक, भयानक, और उसको कंट्रोल करना अभी मैं समझता नहीं है। पर हाल अल्टीमेटली संवाद है। पर आज की स्थिति में जिस राह पे इजराइल चला हुआ है, तो वो और इजराइल को समर्थन देने वाले भी और उधर हमास को समर्थन देने वाले सही नहीं है। ईरान जब ये कह रहा है कि जिन हाथों ने इजराइल पे हमला किया हम उनको चूमेंगे, तो ये स्थिति आप समझते हैं कि कितनी अंदर दिमागी तौर की नफरत और ये द्वेष की स्थिति है, और उसको संभालना मुश्किल लगता है। पर अगले 5-7 दिन में
ये स्थिति कंट्रोल में आनी चाहिए, नहीं तो इसका नुकसान बहुत दुनिया भर को होगा। और आने वाले 5-7 दिन में वो लोग जिस तरह की परिस्थिति का सामना करेंगे उसका तो अंदाजा लगाना है। आप समझे 20 लाख में 10 लाख तो बेघर हो गए। अब 10 लाख जो 20 घर के जो पट्टी थी 40 किलोमीटर, वो 20 लाख 20 किलोमीटर में सिमट जाएंगे ना, तो उनकी स्थिति समझे ना क्या होगी। सारा सिस्टम ही ना बिजली, ना पानी, ना खाना, ना पीना, ना तो क्या हो। और डर का माहौल, मौत का डर आगे से। तो ये बड़ी एक भयानक त्रासदी वाली स्थिति है। इसको बड़े देशों को कंट्रोल में संवाद द्वारा करना चाहिए, यूएनओ को खास करके पहल करके इसको संभालना चाहिए। चलिए अगली सवाल की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर, ये जो मामला है एक बार फिर से गरमा रहा है। सियासीकरण करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। विरोधी जो है वो आम आदमी पार्टी को और भगवंत मान सरकार को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ भगवंत मान ने, मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने 1 नवंबर को इसके लिए बहस का न्योता विपक्षियों को दे दिया है। विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लिया गया है। तो क्या लगता है, क्या सिर्फ सियासीकरण हो रहा है या वाकई हल निकालने की कोशिश की जाएगी? हल की तो कोशिश नहीं है। पहले तत्काल टिप्पणी में ये दे सकता हूँ, अकाली दल ने मना कर दिया हम बहस में नहीं आएंगे, भाजपा ने मना कर दिया हम बहस में आएंगे, तो बहस तो खत्म हो गई। पंजाब जो ध्यान में रखी 1 नंबर की। अब 20 और 21 का जो विशेष सत्र है उसमें राज्यपाल ने स्टेटमेंट में दिया कि ये अवैध है, तो वो भी एक तरह से एक अपने। और तीसरी बात यह है कि जो इससे पहले 7 बार के 6 बार ये इसी तरह के प्रस्ताव पारित हुए हैं, एक पक्षीय, वो कानून की दृष्टि में उनका कोई वैधता नहीं है। वो देश के उच्चतम न्यायालय ने पहले ही रद्द किए हैं, तो इसलिए उसका भी कोई फायदा नहीं। अब समस्या ये है कि ये जो सतलुज यमुना लिंक नहर का है, इसको एक और ढंग से देखें। ये नहर का पानी जब 66 में पुनर्गठन का हुआ उससे चला आ रहा है, और ये आप समझें कि किसान आंदोलन में 2 साल पहले सारे दोनों प्रदेशों के किसान इकट्ठे थे। बिल्कुल ठीक है, 2 साल 1.5 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीते भी। तो ये मुद्दा पानी नहर बनाने का सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ये इस समय ये किसान क्यों नहीं आगे आ रहे, ये पहली जिम्मेवारी उनकी बनती है कि किसान दोनों प्रदेशों के दोनों की सरकारों के साथ बैठे, बात करें भी कैसे करना। जब अपने हित के लिए है तो प्रदेश या देश के हित के लिए नहीं इकट्ठे हो सकते। बिल्कुल। अपने हित के लिए दोनों इकट्ठे हैं, तो पहले तो ये आना चाहिए। तीसरी बात ये समझिए कि जितने देश में डैम है, आजकल उनकी सर्वे पीछे मैं 2-4 दिन पहले एक पढ़ी आई थी, उसमें से 40 साल से ऊपर को 50 साल को 60 साल का डैम है। और डैम की जो मैक्सिमम लाइफ जो समझिए आप 100 साल लेके चलते हैं, 100 साल तक कुछ नहीं होगा। तो ये आप 70 साल 50 का बना हुआ, 50 के दशक में बना हुआ है भाखड़ा डैम। अगर जैसे हिमाचल में बादल फटा, इवन सिक्किम में आप समझे भी जो तीसरा नदी पे बादल फटा, तो उसने सारा डैम ही खत्म कर दिया। तो सिक्किम में कितनी तबाही देखनी पड़ी। हमको पंजाब वालों को तो ये भी सोचना पड़ेगा ना, भाखड़ा डैम हमारे सिर पे बैठा है। बिल्कुल। अगर बादल वहां पे हिमाचल में फटता है, जो पिछले मानसून पावन ने कितनी त्रासदी हिमाचल वासियों ने देखी, अगर वो इस तरफ आता है और पानी की हद कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो फिर सारा गेट खोलने पड़ेंगे ना। जब गेट खोलने पड़ेगा पानी जाएगा, सारा पंजाब डूबेगा। अच्छा, दूसरी एक से बात कहता हूँ, जब आज भी पिछले मानसून में जब इन्होंने पानी गेट खोला है, तो उसमें एक हरियाणा में नरवाना नहर जाती है, तो ये पानी जो ज्यादा होता है उसके 1000 सीमित है लिमिट, उससे जब ज्यादा जाता है तो जो खोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि हरियाणा वालों ने लेक नहर बनाई हुई अपने 90-91 किलोमीटर जो उन्होंने बननी थी, उन्होंने उसके साथ जोड़ दिया। जब ये एक्स्ट्रा पानी उसमें छोड़ते हैं तो वो उसके डाइवर्ट कर देते हैं, तो इलाका उनका बस जाता है, उनको लाभ होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पानी जो पाकिस्तान जा रहा है उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं है। कम से कम अगर नहर बनेगी तो जो पानी पाकिस्तान को जा रहा है वो डाइवर्ट कर दें, और ना भी दें, हम कम से कम वो दे सकते हैं हरियाणा को भी, ये पानी जो एक्स्ट्रा वो कर। तो ये सारी चीज़ें, डैम की स्थिति, वर्षा की स्थिति हिमाचल के प्रदेश की जो है, और जो पाकिस्तान को पानी जा रहा है, और किसान संगठन जो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा भूमिका निभा सकते हैं, वो सकारात्मक रूप में आगे आए, पहल करें। और ये जो विशेष सत्र है, बहस है, ये लोगों को भ्रमित करना या उनकी भावनाओं से खिलवाड़, मैं समझता हूँ ये गंभीर मुद्दा है, और उसको संवाद के दौरान जितनी जल्दी हो सके उसको संभालना चाहिए। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। राहुल गांधी आजकल जातीय जनगणना की बात बहुत कर रहे हैं। उनके जो बयान आते हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो करते हैं, जातीय जनगणना
पर वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां पर वो जातीय जनगणना करवाएंगे। दूसरी तरफ विपक्षी दलों का जो गठबंधन है वो भी जातीय जनगणना की बात कर चुका है। तो जो विपक्षी दलों का गठबंधन है वो इस मुद्दे को केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो क्या लगता है आपको इस पूरे? देखिए, ये बात जातीय गणना की शुरू तो हुई बिहार से। बिहार में जातीय गणना जो आई उसमें ओबीसी आए हैं 63%। तो हमारी रिजर्वेशन है 50% जो मैक्सिमम जो जा रहे हैं हम। तो उनका राजनीति ये है कि जब हम जाति और उपजाति पे जाएंगे तो उस हिसाब से हम आरक्षण को बढ़ाएंगे और उनकी राजनीति बनेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज़्यादा नहीं जाना, पर फिर भी आर्थिक और दूसरे कारण कई राज्यों में 60% 70 के करीब पहुंची हुई है। तो ये एक मुद्दा तो है। अब आप के जो 5 राज्य में उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसमें 45 से लेकर 50% ओबीसी है। तो ये जब ये जाति का मुद्दा बनता तो ये उनको एक राजनीतिक मुद्दा तो बनता ही है। तो कांग्रेस ने अब राहुल गांधी और खड़गे जी ने ये कह दिया कि अगर हम केंद्र में सत्ता में आते हैं तो हम इसको लागू करेंगे। बीजेपी का क्या है, बीजेपी कहते हैं कि ओबीसी और जो पिछड़े जाते हैं उनकी तो करा लो, बाकियों की जरूरत नहीं है। तो उनका सीधा स्पष्ट है। अब समस्या ये है कि अगर ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो जाता है तो इसका क्या मतलब होगा कि हर विधानसभा क्षेत्र, हर लोकसभा क्षेत्र में किस जाति विशेष का आंकड़ा अधिक है वो बाहर आएगा। जब वो बाहर आएगा, एक को पता चलेगा कि यहाँ पे मुस्लिम क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पे सिख क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पे यादव ज़्यादा है, यहाँ पे अति पिछड़े ज़्यादा है। तो विद द समय बीतने के साथ उस क्षेत्र में वही वर्ग धीरे धीरे हावी होता जाएगा। और इसका मतलब ये है कि देश में अगर 80% हिंदू है तो फिर वो अपने 80% के हिसाब से अपना हक मांगना शुरू करे। अगर हर कोई जाति या क्षेत्र के अपने हावी होने के या आंकड़े के आधार पर मांगे तो मेरिट तो खत्म हो गई। तो फिर ये संकीर्ण राजनीति की ओर हम बढ़ते बढ़े। ये देखिए, अंग्रेजों ने 1872 में पहली दफा कराई थी जाति गणना, और उस समय उनका लक्ष्य था कि बांटो राज करो। वो तो जाति में हम फिर उसी चक्कर में आ गए। फिर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए हम फिर वो जाति उपजाति के चक्कर में पड़ गए। जबकि हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, राष्ट्रीयता की और विकास की बातें करते तो ये कहाँ गई? जो खुद जो राजनीति लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही ओबीसी से है। तो फिर तो लाभ अल्टीमेटली 24 में तो फिर उनको ही जाएगा ज्यादा, भाजपा फिर अपना लाभ लेना शुरू करेगा। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक खेल ऐसा नहीं होना चाहिए इस बात का। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। बीते दिनों 8 बड़े नेता बीजेपी और अकाली दल को छोड़कर कांग्रेस में वापस आए हैं, यानी कि उन्होंने घर वापसी की। इनमें 3 पूर्व मंत्री शामिल हैं, 3 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। हंसराज जोसेफ का नाम शामिल है, बलबीर सिद्धू जी हैं, राजकुमार वेरका जी ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी में जाना उनका एक बहुत बड़ा गलत कदम था। तो ये जो इन नेताओं के आने जाने का सिलसिला है, दल बदलने की जो ये कवायद है, बहुत नई नहीं है, तो सालों से चली आ रही है। पर क्योंकि अब नगर निगम चुनाव भी है पंजाब में, इसके साथ में लोकसभा चुनाव भी आने हैं, तो क्या असर और कितना असर पड़ेगा? देखिए, इसके बाद देखिए, ये जब आया राम गया राम का खेल ये शुरू हुआ पंजाब में, ये जब आम आदमी पार्टी 2022 में इतने बहुमत से आई तो जो ये गए कांग्रेस से भाजपा की तरफ, इनको ये लगा कि अब कांग्रेस उस समय बहुत कमजोर थी। चन्नी सरकार और चन्नी से पहले अमरिंदर सिंह की सरकार के जो कांग्रेस से पंजाब में हालात लगे, तो इनको लगा कि पंजाब में कांग्रेस का भविष्य ठीक नहीं है। तो जो कांग्रेस का भविष्य ठीक नहीं, तो उनका अपना भविष्य भी ठीक नहीं है। तो उनको लगा केंद्र में मोदी सरकार है तो यहाँ पे भी मोदी बीजेपी के साथ करे तो आगे चलेगा। और उनको एक इस बात का शायद एहसास रहा होगा कि भी किसान आंदोलन के समय जब बीजेपी से अकाली गठबंधन टूटा था तो शायद अब इतनी झटका लेने के बाद 1-2 साल बाद फिर दोबारा शायद गठबंधन बन जाए तो उनका भविष्य उजड़ है। अब स्थिति 1.5 साल बाद ये है कि भाजपा ने नई टीम घोषित कर दी। अब जो कांग्रेस से आए हुए थे उनकी अपेक्षा वहाँ पे, तो कांग्रेस में से वो आए, उनके अपने धड़े थे, तो समझता हूँ मैं जो जाखड़ धड़ा का डोमिनेंस हो गए थे, जो दूसरा धड़ा था उसको लगा भी अब यहाँ पे मेरा पीछे नहीं है, उपेक्षित महसूस करने लगे। वो अपने आप को लगा इग्नोर हो गया, हमें तो मिला नहीं, तो उनको लगा वापसी करें। अब इस वापसी के ये 7-8 गए और भी जाने की तैयारी। इस जो वेरका जी ने जो बात कही है वो भी ठीक होगी, क्योंकि इन्होंने जब
किसान आंदोलन के बाद में अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा का भी ये प्रायोरिटी रही होगी कि पंजाब में धार बना के जो भी दूसरी पार्टियां हैं उनको लिया जाए। सवाल सबसे बड़ा बीजेपी के लिए है। बीजेपी के लिए ना, बीजेपी ने उस समय वादे भी किए होंगे, दरवाजे भी खोले, पर अब बीजेपी से जब वापस जा रहे हैं तो इसके दो संदेश सीधे ले आप। एक तो बीजेपी के राजनीतिक झटका लगा उनके करार, दूसरा ये है कि जो कांग्रेस से आगे छोड़ के बीजेपी आना चाहते थे 2024 के इलेक्शन देख के, उनका रास्ता बंद हो गया, वो अब नहीं आएंगे, उनको पता लग गया कि बीजेपी में उनकी साख नहीं है। तो ये एक अपने आप में दोनों तरफ से, बीजेपी के दो तरफ से, जो आने थे वो रुक जाएंगे, जो जाने उनके लिए रास्ता खुल गया। तो ये अच्छा, तीसरी बात यह है कि इनको ये भी लग रहा है कि कांग्रेस और आपका अगर कल को किसी समय भी 24 के बाद जब स्थायी तो गठबंधन तो तब भी हम सेफ पंजाब में होते हैं। और अकाली और बीजेपी का जो आधार जितना वो समझते कि मजबूत होगा वो हुआ नहीं। तो ये आगे जो अगर अकाली और बीजेपी आना चाहते हैं तो उनको फिर अपने आप में दोनों को, क्योंकि एक सम्मानजनक जो है ना समझौता होगा तो तभी आगे चलेंगे, नहीं तो अकेले अकेले लड़ेंगे 24 में तो मार खाएंगे। 27 की कमीशन अभी दूर है, पर फिर भी मैं कहता हूँ अगर नहीं होगा तो 27 में भी उनको मार पड़ेगी। ये फिर आप इस समय सबसे बड़ा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है, जो लाभ है सारी स्थिति के, जो लाभ है आपको जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अगले मुद्दों के साथ, कुछ और नए मुद्दों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। धन्यवाद।